to study about splints. कोई भी ऐसा मटेरियल जिसे हम सपोर्ट के लिए या किसी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, चाहे वो हमारा फ्रैक्चर हो या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जैसे मसल्स, लिगामेंट्स, उनको जब हम यूज़ करते हैं इमोबिलाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए या फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं स्प्लिंट्स। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्प्लिंट्स हियर। सो स्प्लिंट्स को हम जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अनकन्वेंशनल स्प्लिंट्स एंड कन्वेंशनल स्प्लिंट्स। अनकन्वेंशनल स्प्लिंट्स टेम्पररी होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज अ फर्स्ट एड मेजर। कहीं कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपके पास कोई प्रॉपर वेल डिजाइंड रेडीमेड कन्वेंशनल स्प्लिंट अगर नहीं है, सो फॉर एट दैट टाइम यू कैन यूज एनी फॉर्म ऑफ अनकन्वेंशनल स्प्लिंट। ये एज अ फर्स्ट एड मेजर यूज किए जाते हैं एंड एनी मटीरियल कैन एक्ट लाइक एन अनकन्वेंशनल स्प्लिंट। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अम्ब्रेला जिसे यूज किया गया है एज एन अनकन्वेंशनल स्प्लिंट, एक बॉडी के पार्ट को जो हम देख सकते हैं कि लेग को इमोबिलाइज करने के लिए, जस्ट एज अ फर्स्ट एड मेजर, जब तक हमारे पास कोई और प्रॉपर इमोबिलाइज करने के लिए डिवाइस नहीं है. So this unconventional splint could be of any type. It can be a wood, it can be a wooden prank, कोई umbrella, pillow, ruler, etc. सेकेंड इमेज में जैसे आप देख सकते हैं, there are 2 sticks, wooden sticks, जिन्हें यूज किया गया है बॉडी पार्ट को सपोर्ट और इमोबिलाइज करने के लिए, अगेन एज अ फर्स्ट एड मेजर. जब तक हमारे ये अनकन्वेंशनल स्प्लिंट्स कन्वेंशनल स्प्लिंट्स डिज़ाइन नहीं हुए थे, जो वेल डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको मैं यहाँ दिखाती हूँ, कन्वेंशनल स्प्लिंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. बट अर्लियर इस टाइप के स्प्लिंट्स अवेलेबल नहीं होते थे. So for the immobilization of the body part, for the support during transportation, different material used as an unconventional splint, जैसे हम देख सकते हैं wooden plank है, bamboo है, wooden sticks हैं, umbrella है, कुछ भी ऐसा यूज़ किया जाता था पहले to heal the fracture, to immobilize the fracture, but now it has been replaced with the POP slabs, POP cast or with the conventional splints. So even today आप first aid measure के लिए कोई भी unconventional splint यूज़ कर सकते हैं. Now let's come to the conventional splints. Conventional splints are very sophisticated. They are being made for the definitive purpose, for the treatment of that particular part of the body, चाहे hand का हो, चाहे leg हो, चाहे foot हो, चाहे arm हो, body part के according इन्हें mold किया जाता है, एक specific shape इन्हें दिया जाता है, different sizes में, different qualities में ये market में available हैं, जिन्हें ready-made purchase किया जाता है. Now let's discuss some commonly used splints in the orthopedic department. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपको वायर का एक सेट दिख रहा है. It is known as a Kramer wire splint. ये एक टेम्पररी क्विक स्प्लिंटेज का मेथड है फॉर द लिम्स, अपर लिम या लोअर लिम, जिसमें आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं 2 थिक पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में थिन वायर्स हैं. ये मेलेबल होता है एंड कैन बी easily mold or can be easily bent according to the shape or the contour of the limb. So the next splint that is commonly used is a Thomas splint. Thomas splint जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, it has a ring at a degree of around 120 and 2 side bars होते हैं. दो outer bar है, आप देख सकते हैं, it is slightly bent that can accommodate the greater trochanter. और जो लेग सपोर्ट है उसमें क्या होता है, इन दोनों बार्स के बीच में इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर एक स्लिंग तैयार किया जाता है जिसमें आप पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को प्लेस कर सकते हैं. सो यहाँ पर लेट्स सी Thomas splint. Hugh Owen Thomas was the name of the person who devised this splint. It was earlier been devised for the treatment of the patient who was suffering from the tuberculosis of the knee joint. And nowadays it can be used for the fracture of the shaft of the femur. In case of a children, definitive treatment के लिए इस splint को use किया जाता है and adults में इस splint को fracture shaft femur के cases में as a splintage use किया जाता है.
इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर फीमर के होते हैं तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड किसी भी हमारा जो डिसलोकेशन है हिप का, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर डिसलोकेशन, सो उसको इमोबिलाइज और उसे रिड्यूस करने के लिए थॉमस स्प्लिंट को यूज़ किया जाता है। सर्टन प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक इज एडिक्वेट पैडिंग, जो रिंग है उसकी एडिक्वेट पैडिंग की जाती है। अदरवाइज क्या होता है, जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं बॉडी के, वहाँ पे वो क्या करता है, उन्हें इरिटेट कर सकता है। Position the limb in flexion and abduction to counter the muscle forces on the proximal fragment and prevent coxa vara. So whenever we have a patient with the Thomas splint, also always make sure that it should be in a slight flexion and abduction, so that जो muscular forces हैं उन्हें counter कर सकें and also coxa vara को हम prevent कर सकें. Then we have another splint which is the Bowler-Brown splint. And this is also very commonly used in the orthopedic department. Other commonly used splint for the upper extremities are the cock-up splint for the wrist drop. Now we have a finger splint and a Walkman's splint for the correction of the Walkman's ischemic contracture. Now ऐसे पेशेंट को जिसे स्प्लिंट लगाया गया है उसकी क्या हमें केयर करनी होती है. So one thing that we need to keep in mind is कि splint should be properly applied. बोनी प्रोमिनेंस पे वेल पैडेड होना चाहिए. एंड सेम द फ्रैक्चर साइड, जो भी फ्रैक्चर साइड है वहाँ पे जो स्प्लिंट है इट शुड बी वेल पैडेड, प्रॉपर तरीके से उसकी पैडिंग होनी चाहिए. बैंडेज ऑफ द स्प्लिंट शुड नॉट बी टू टाइट नॉट टू लूज, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, if it is tight it might compress the structures inside जो कि blood vessels हैं, muscles हैं, and might lead to swelling. अगर बहुत loose है then the very purpose of the splinting will be lost. नाउ पेशेंट को हमें हमेशा एनकरेज करना है कि जब भी उसने स्प्लिंट पहना हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, जो डिस्टल पार्ट है बॉडी के, जो दूर के छोटे जॉइंट्स हैं, उन्हें हमेशा क्या करना है, एक्टिवली मूव करते रहना है, सो दैट वहाँ पे क्या है, मसल का मूवमेंट और ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे. कोई भी कंप्रेशन नर्व का या ब्लड वेसल का शुड बी डिटेक्टेड अर्ली. डॉक्टर को कभी भी आपको लग रहा है टिंगलिंग सेंसेशन है, बहुत ज़्यादा पेन है, ब्लूइश कलरेशन हो रहा है स्किन का विच इज़ डिस्टल टू द स्प्लिंट, always report to your doctor so that they will manage accordingly. And daily checking and the adjustments of the splint should be done, and also the cleaning of the whole system should be done daily. Now there are certain complications of splint. The first is a limb ischemia and the compartment syndrome. Limb ischemia means if there is a decrease in the blood supply in the limb due to the compression, due to the tight bandaging, then it might lead to the compartment syndrome. And second are the pressure sores due to the inadequate padding. जब भी skin irritate होगी because of the part of the splint, then it might cause pressure sores. And third is the nerve injuries due to the inadequate padding. And because of that क्या होगा, जो nerve है वो pressure, उस पे pressure apply होगा, and that might lead to the injury to the nerve.